बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते की शुरुआत एक खूबसूरत लाइन से करना चाहता हूँ। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो इसे खटखटाने की ताकत रखते हैं, जो इन्हें खोलने की ताकत रखते हैं। और कैसे खुलते हैं कामयाबी के रास्ते? सोचने से नहीं होता सिर्फ, इसके लिए काम करना होता है। इसके लिए आपको प्लान करना होता है, इसके लिए एक मजबूत इरादा होता है। आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी को सँवारेंगे, कौन-सा करियर चुनेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा, जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आपकी सलाहियत क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना पड़ता है। उसी में चैनल विन का ये प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते जो आपकी पूरी तरह से मदद कर रहा है कि आपको कैसे कामयाबी की मंज़िल दिखाई जाए और वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए। हर कदम पे हम आपके साथ हैं, आपको बताने के लिए, आपका हाथ पकड़ने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि आप कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। और इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं करियर काउंसलर जनाब एसएम रज़ा सर, जो फैकल्टी में सनम ब्रांच मुंबई से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज कई इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन भी हैं, वो भी आप तमाम के सामने शेयर करना है और कुछ सवालात भी आए हैं, उनके जवाब भी देना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले सर से हम मुलाकात कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलामुन अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को सलामुन अलैकुम। परवरदिगार आलम से दुआ है कि तमाम परेशानियों से तमाम आलम इंसानियत बहुत जल्दी बाहर आ जाए जी। और हमारी ज़िंदगी जैसे पहले थी उसी तरीके से आगे बढ़ती रहे। इलाही आमीन। सर, इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि कई दिन से कशमकश था कि सीबीएसई का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, जो पेपर्स पेंडिंग थे। तो ये मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया और वहाँ पर क्या फ़ैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सीबीएसई बोर्ड का क्या फ़ैसला है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप बताएँ, क्या डिसीज़न लिया गया है? बहुत ही बेहतरीन और तारीखी डिसीजन और एक एक ह्यूमन एस्पेक्ट से भरा हुआ। डेफिनेटली जो लोग किसी ओहदे पे होते हैं, बच्चे उनके भी होते हैं, और जो अभी हालात चल रहे हैं उसमें बच्चों का मूवमेंट, स्कूल में जाना, फिर एग्जामिनेशन, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग देखना, ये सब सारी चीजें बहुत मुश्किल थी। और खासतौर से पिछले प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि आईसीएसई बोर्ड के ज्यादातर स्कूल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं, और अभी की तारीख में आपने देखा होगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ज्यादातर कोविड के केसेस हैं। बहुत ही बेहतरीन एक फैसला है। और 10th और 12th जो बोर्ड के एग्जामिनेशन 1 जुलाई से होने जा रहे थे, अब वो एग्जामिनेशन नहीं होंगे। सीबीएसई एंड आईसीएसई 10th एंड 12th के जो एग्जामिनेशन जुलाई से होने जा रहे थे बचे हुए पेपर्स के, वो एग्जाम अब नहीं होंगे। ध्यान देने की बात यह है कि सीबीएसई 10th, मैं अपनी बात को एक बार फिर से कहना चाह रहा हूं, सीबीएसई 10th बोर्ड का जो पेपर बचा हुआ है उसके एग्जाम्स नहीं होंगे। जो आपने एग्जाम्स दे दिए हैं, जितने पेपर के, उनके बेस पे एवरेज मार्किंग होगी, इंटरनल मार्किंग का स्कीम आएगा। वो भी जैसे ही क्लियर हो जाता है हम लोग यहाँ से आपको चैनल से बताएंगे कि कैसे इंटरनल मार्किंग के रूल्स होंगे। लेकिन 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन जो बचा हुआ था अब वो नहीं होगा। सीबीएसई का इंटरनल ग्रेडिंग के लिहाज से, इंटरनल मार्किंग के लिहाज से बच्चों को आगे प्रमोट किया जाएगा। जहां तक 12th सीबीएसई की बात है, 12th सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम भी जो बचे हुए पेपर के हैं उनको नहीं देना है आपको, वो एग्जामिनेशन अभी नहीं होगा। अगेन उसी तरह से इंटरनल मार्किंग के तहत आपको आगे प्रमोट किया जाएगा। लेकिन 12th के बच्चों के साथ एक चीज ये रखी गई है कि जैसे ही हालात मामूल पे आ जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, आप अगर चाहें तो आप एक एग्जाम देके या 2 पेपर का एग्जाम देके अगर अपने मार्क्स को आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो हालात नॉर्मल होने के बाद सीबीएसई बोर्ड ये आपको फैसिलिटी देगी। लेकिन ये फैसिलिटीज 10th क्लास के बच्चों को नहीं होगी। 10th बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया है। यानी जितने पेपर आपने दे दिए हैं, बचे हुए पेपर इंटरनल मार्किंग स्कीम के थ्रू आपको मार्क्स देके आपका रिजल्ट आएगा। 12th सीबीएसई बोर्ड के बचे हुए एग्जाम भी नहीं होंगे, उनमें भी इंटरनल मार्किंग से आपको आगे देके एग्जाम मार्क्स देके आगे प्रमोट किया जाएगा। लेकिन 12th के बच्चों के लिए प्रोविजन रखा जाएगा कि जब हालात नॉर्मल हो जाए तो वो एग्जाम देके अपने मार्क्स को इंप्रूवमेंट का सहारा लेके अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात साथ साथ जोड़ना चाहूंगा कि आईसीएसई और आईएससी
ध्यान से बच्चे, और उन पेरेंट्स को मैं कहना चाह रहा हूँ जिनके बच्चे आईसीएसई और आईएससी में हैं, उनके लिए कहना चाह रहा हूँ कि उनका थोड़ा सा सीबीएसई से अलग फैसला है। आईसीएसई और आईएससी ने, यानी अगर आईसीएसई 10th में बच्चों का अगर आपका पेपर बचा हुआ है तो आपके इंटरनल ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग मार्क्स आपको मिलेंगे, बच्चा आगे आपका प्रमोट होगा, 12th में भी होगा। लेकिन सीबीएसई ने 10th में इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं रखा है, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन का 12th में रखा है, पर आईसीएसई बोर्ड ने या आईएससी ने, यानी 12th एंड 10th दोनों में जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो आपके बच्चों के लिए इंप्रूवमेंट का स्कोप मिलेगा। अगर बच्चे चाहते हैं तो अपने पेपर में इंप्रूवमेंट देके अपने मार्क्स को अगर चाहें तो इंप्रूव करा सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन एक डिसीजन है, हालात को देखते हुए बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है। सर, यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगा कि जो बच्चों ने कुछ पेपर तो दिए हुए थे 10th के सीबीएसई के, और जो असाइनमेंट जो था वो दिया हुआ था, तो क्या उसके ही बेस पे बच्चों के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे? देखिए, यहाँ पर मैं फिर से आपके जरिए पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, आप सीबीएसई की साइट पे जाएं, आप आईसीएसई की साइट पे जाएं, कंप्लीट सारी इंफॉर्मेशन है। पर इंटरनल मार्किंग के बारे में जैसे ही सारी चीजें नेट पे आ जाती हैं, साइट पे आ जाती हैं, इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बताएंगे कि कैसे आपके बच्चे को इंटरनल स्कीम से मार्किंग की जाएगी बचे हुए सब्जेक्ट के लिए। थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उन लोगों का भी, अगर उन लोग चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे तो देना चाहे तो दे सकते हैं, और नहीं देना जरूरी नहीं है। नहीं है तो बहुत बेहतरीन एक और भी इंफॉर्मेशन, 15 जुलाई तक उम्मीद की जा रही है कि सीबीएसई एंड आईसीएसई 10th एंड 12th दोनों के रिजल्ट आ जाएंगे। बहुत ही आने वाला दिन, यही मैं कह रहा था बच्चों से शुरू में, कोविड का दौर है, परेशानी से हम गुजर रहे हैं, लेकिन आने वाले दौर हमारे लिए इंशाल्लाह और भी आसान होने जा रहे हैं, क्योंकि जब इंसान टफ सिचुएशन से निकलता है तो आने वाला वक्त उसके लिए आसान ही होता जाता है। चीजें आपके लिए बहुत अच्छी इंप्रूव होकर आने वाली हैं। उम्मीद करता हूं कि 15 जुलाई और उसके आसपास आपके घर में बेहतरीन खुशी का माहौल डेवलप होगा और आपके बेहतरीन रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो सर ने बताया कि आप लोगों को 10th और 12th के जो पेंडिंग एग्जाम थे अब वो नहीं देने पड़ेंगे और सबको पास किया जाएगा उनके इंटरनल मार्क्स और जो पेपर्स हो चुके हैं उसके बिना पर। और अगर जो लोग देना चाहते हैं एग्जाम 12th के सिर्फ, वो लोग बाद में दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। जी हाँ, और आईसीएसई 10th एंड 12th दोनों के बच्चे अगर चाहें तो जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो इम्प्रूवमेंट का पेपर देके अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सीबीएसई 10th में स्कोप नहीं है। और साथ साथ बच्चों से साजिद साहब एक और बात यहाँ है कि आपको परेशान नहीं होना। पूरे इंटरनेशनली अगर पूरे ग्लोब में आप देखें तो इस वक्त कोविड की पोजीशन है, कंट्री में एकेडमिक्स आगे भी उनके डेट्स हो रहे हैं, रिजल्ट आने में और सेशन चलने में परेशानी हो रही है। तो अगर कोई बच्चा 12th के बाद फॉरेन कंट्री जाना चाहता है तो उसके जहन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ का रिजल्ट डिले हो रहा है तो फॉरेन कंट्री के रिजल्ट भी डिले हो रहे हैं। आपको परेशान नहीं होना है। और नीट एंड जेई के बारे में इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन एक हफ्ते के अंदर उस पर भी डिसीजन हो जाएगा। जैसे ही कोई और भी अलग इंफॉर्मेशन आती है इंशाल्लाह आईआईटी जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट का एग्जामिनेशन कब होगा, कैसे होगा, उसमें अगर कोई तब्दीली आती है तो उसके लिए भी हम यहाँ बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह आपको टाइम से उसकी हम इंफॉर्मेशन भी देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने ये एक बहुत अच्छी बात बताई कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में ही ऐसा माहौल बना हुआ है। खैर, आपको याद हो पिछले एपिसोड में एक सवाल किया गया था कि करियर इन जर्नलिज्म के बारे में आप बताएं, क्योंकि एक पूरा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। तो क्योंकि सवालात भी बहुत हैं, वक्त भी कम है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप बता दें उन्हें, क्योंकि हमने ये वादा किया था। उसके बाद इंशाल्लाह सवालात करेंगे आपसे। जी हाँ, इस प्रोग्राम की यही तो खूबी है कि हर टॉपिक को यहाँ पे हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का और बच्चों का क्वेश्चन ही इतना बेहतरीन होता है कि अब यहाँ पे जर्नलिज्म के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया था कि जर्नलिज्म के कोर्सेज कहाँ होते हैं और क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या उसकी फीस है और कहाँ किस किस यूनिवर्सिटी से कोर्स किए जा सकते हैं। 10th के बाद आप देखें कि 4 हम लोगों ने ऑप्शन बताए थे बच्चों को, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड वोकेशनल। वोकेशनल में भी वोकेशनल आप करने के बाद एचएस वोकेशनल उन्होंने बताया था, और वहां से बी वॉक भी जर्नलिज्म की तरफ बी वॉक के भी कोर्सेज आजकल आने लगे हैं। फिल्म मेकिंग पे, साउंड पे, कैमरा पे, इस पे सारे कोर्सेज, लाइटिंग पे, इस पे भी कोर्सेज
आजकल बी वॉक में आ गए हैं। तो 12th अगर आपने साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से किया, उसके बाद वहां से आपके पास करियर में ऑप्शन है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जैसे आप इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं, जैसे आप मेडिकल साइंस ऑप्ट करते हैं, जैसे आप MLTs के कोर्सेज ऑप्ट करते हैं, जैसे आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का BBA आप ऑप्ट करते हैं, BCA ऑप्ट करते हैं, उसी तरह से आपके पास मास कम्युनिकेशन यानी मीडिया जर्नलिज्म के लिए भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 12th के बाद ही शुरू हो जाते हैं। तो 12th के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए आपके पास आइदर साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से आप पास होने चाहिए 12th में, और एटलीस्ट आप 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया में कौन जाए, इंजीनियरिंग कौन करे, मेडिकल कौन करे, टीचर किसे बनना चाहिए, ये पहले आप अपने अंदर देखें कि वो खूबी आपके अंदर है या नहीं है, उस तरह का पैशन आपके अंदर है या नहीं है, राइट। उस तरह की कैपेबिलिटी आपके अंदर है या नहीं है। तो अगर आपको जर्नलिज्म में जाना है तो आपके पास पावर ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपके पास कन्विंसिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि चीजों को आप अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाए, बोल पाए, अपनी बातों को 10 लोगों के सामने रख पाए, और साथ साथ उनको कन्विंस करने की कैपेसिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये पहले आप देखें कि आपके अंदर ये सब सारी चीजें हैं, तो जर्नलिज्म आपके लिए बेस्ट कोर्स हो सकता है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद आप मास्टर्स के भी कोर्स आप करें, मास कॉम के भी कोर्स आ गए हैं आपके पास, प्रिंटिंग मीडिया के भी कोर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी कोर्स हैं, फिल्म मेकिंग के भी कोर्स हैं, फिल्म डायरेक्शंस के भी कोर्स हैं, लाइटिंग के भी कोर्सेज हैं, साउंड के भी कोर्सेज हैं, एंड इसी तरह से आपने इवेंट मैनेजमेंट का भी एक हम लोगों ने बात किया हुआ है, इवेंट मैनेजमेंट का भी अगर आप चाहें ग्रेजुएशन करने के बाद कोर्स करके इस तरह की चीजों को आप अपने साथ ला सकते हैं। आजकल एडवर्टीजमेंट भी इसमें जुड़ है, तो एडवर्टीजमेंट का भी कोर्स आप अंडर ग्रेजुएट एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन बहुत ज्यादा है और इसमें प्लेसमेंट भी बहुत आसानी से हो जाती है। जी ओके, क्योंकि आज तो मीडिया का ही दौर है सर, और ये डेमोक्रेसी का एक फिलर है, और तो काफी कोर्स के बारे में सर ने बताया है, और डिटेल से इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है सर। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में आप जरूर बताइएगा। साजिद साहब देखिए, एक कितनी अच्छी आपने बात रखी, डेमोक्रेसी के पिलर्स। देखिए, हम मुल्क हमसे है, अगर हम सही हैं तो समाज भी सही है जी। इसलिए बच्चों से मैं कहता हूं कि शुरू से भी कभी भी आप लाइफ में छोटी छोटी गलतियों को करने से बचें। होता क्या है कि इंसान लाइफ में छोटी छोटी गलतियां करता है और वो गलतियों को इग्नोर करने की वजह से वो उसकी जिंदगी में इस तरह से बैठ जाती हैं कि आगे चल के जब वो इस तरह की गलतियां करता है तो उसको एहसास नहीं होता है कि उसने गलती की है। हम लोगों ने कितनी बार कहा और आपने भी कहा है कि आज की डेट में समाज में डॉक्टर नहीं बल्कि एक ईमानदार डॉक्टर की जरूरत है जी। तो हमें किसी भी कोर्स में जाना उसके पहले अपने आप को एक ह्यूमन अपने आप को अपने अंदर लानी है, अपने अंदर इंसानियत के लिए जज्बा, उसके लिए दिल में दर्द पैदा करना, उसके बाद कोई कोर्स करें, देखें क्या बेहतरीन आप काम करेंगे अपने लिए भी, समाज के लिए भी, मुल्क के लिए भी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप हमेशा मोटिवेट करते हैं उन्हें। इसी के साथ एक और सवाल आया है, वो सवाल मैं रखना चाहूंगा कि सकीना का सवाल ये कह रही है 12th का एग्जाम दिया हुआ है और 12th के बाद कौन सा कोर्स मुझे करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक सोच रही हैं कि शायद हिजाब का भी प्रॉब्लम हो बहुत सारे कोर्स में, तो क्या ऐसा है? और साथ ही साथ इन्हें दूसरा सवाल किया है, वो आईटा कोर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन इन्हें चाहिए थी। देखिए, आईटा कोर्स कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। हिजाब का जहां तक आपने सिलसिला कहा है, मुझे लगता है कि जब आप बॉम्बे वगैरह में आप आए तो देखेंगे कि बहुत सारे ऑफिसेज में बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो हिजाब के साथ काम कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्शन इंडिया में है, और जाहिर सी बात है एक डेमोक्रेटिक कंट्री अपनी है और यहाँ तो हर चीज की आज़ादी है। इसी बात की तो खुशी है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हमको हर तरह की आज़ादी मिली हुई है। मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आएगी इंशाल्लाह। हाँ, जरूर है कि कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पे अब जैसे मान लिया अगर आपको करना है, आपको और कोई काम करना है इस तरह का जहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है, वहां थोड़ी सी इशू आ सकती है। आप एक अच्छी टीचर बन सकती है, कोई इशू नहीं, लेक्चरर बने, प्रोफेसर बने आप। इसके अलावा लॉ कर सकते हैं, लॉ करके आप प्रैक्टिस करें। और भी बहुत सारे कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं। बैंक में आप जा सकती हैं, बैंक में आप देखें लेडीज बहुत सारे शहरों में, छोटे शहरों में जाएंगे लेडीज साड़ी पहन के और सर पे आंचल रख के भी
मैंने आपको दिखाई देंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई परेशानी आपको आएगी। तो जहां तक आईटीआई के कोर्स के बारे में आपने कहा, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टूरिज्म तो का एक कौन से कोर्स होगा कोर्स और है बहुत कि सारे 12th के ऑप्शन। बाद और कौन से कोर्स हैं आपकी नज़र में जो इन्हें करना चाहिए जिसमें अच्छा देखिए, करियर? मुझे लगता है साजिद सर, मुझे तो लगता है कि टीचिंग इनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बैंक की जॉब इनके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकती है, लॉ इनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये सब ये सोचें। यहाँ बस एक इस सवाल में थोड़ी सी कमी सकीना जो मुझे लग रही है, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अगली बार फिर से आप इस सवाल तो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जो मैं टेक्निकल एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने 12th साइंस कॉमर्स आर्ट्स किससे किया है? होता क्या है कि अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि आप साइंस से हैं और कहीं आपने 12th आर्ट से किया होगा और मैंने ऐसा कोर्स बता दिया जिसकी एलिजिबिलिटी साइंस की होगी, तो उस कोर्स में आप नहीं जा सकते। सो अगली बार जरूर मेंशन करें कि आपने 12th किस स्ट्रीम से किया है, और साथ साथ मैं ये जरूर करना आप ना भूलें कि 10th में आपके कितने मार्क्स है और 12th में मार्क्स क्या है। ओके। तो सकीना, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि नेक्स्ट टाइम आपको अपनी स्ट्रीम बताना है कि 12th आपने कैसे किया है, साथ ही साथ परसेंटेज भी बताना है, तो सर आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपके इंशाल्लाह। लिए सुटेबल है। सर, बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। और ऐसे सवाल जब आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ये पर्सनली के लोग इतने पहले से प्लानिंग कर रहे हैं। और एक माँ है जो अपनी बच्ची के लिए सवाल कर रही है कि उनकी बच्ची अभी 7th स्टैंडर्ड में जाएगी और इनके लिहाज से उसके मार्क्स जो हैं इतने अप टू नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हैं। तो आप उन्हें कैसे बताएंगे कि वो अपनी बेटी को कैसे मोटिवेट करें कि वो पढ़ाई में मन लगाए और उसके मार्क्स अच्छे आए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल के लिए। और बहुत ही आपने फरमाया कि जब इतनी अटेंटिव माँ होगी तो बच्चे तो आगे इंशाल्लाह जाएंगे ही। मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, परेशान नहीं होना। 7th क्लास कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं है और 7th क्लास का सिलेबस भी बहुत लिमिटेड होता है। एक चीज अब मैं आपसे कहूंगा कि आजकल क्या होता है, अगर बच्चा आपका सीबीएसई में या किसी भी बोर्ड में है तो टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो पहले फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस होगा या जो टर्म का एग्जाम होना होगा, उस टर्म के सिलेबस को आप थोड़ा थॉरली उसको कराने की कोशिश करें। और जो क्लास के टीचर्स होंगे सब्जेक्ट के, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के, आप उनसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ लें। 7th क्लास में होता क्या है कि जो बच्चे क्लास की बुक फॉलो करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं, या जो क्लास के टीचर अलग से बच्चों को नोट या अलग से जो क्वेश्चंस क्लास में कराते हैं, क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में वहीं से आते हैं। तो बच्चे के नोटबुक को आप फॉलो करें, जो क्लास का सिलेबस है इसी में अपने आप को आप रखें। और अगर हो सके तो कुछ टीचर से भी आप पूछ लें कि किस किस टॉपिक पे ज्यादा बच्चों को रिवाइज कराया जाए ताकि उसका एग्जामिनेशन अच्छा जाए। 7th क्लास है, परेशान मत हो, लेकिन आपके अटेंशन को सैल्यूट। यही अटेंशन आप आगे रखिए, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपका बच्चा, अगर आप चाहेंगे मेडिकल, इंजीनियरिंग या किसी भी स्ट्रीम में, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगा। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई उनको। आपने कहा कि उनके हौसले को सलाम। बिकॉज लोग 7th 8th 9th तक तो कोई परवाह नहीं करते हैं, लोग तो 12th तक भी नहीं करते हैं, लेकिन ये अभी से अटेंटिव हैं कि कैसे उसे मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। इसी के साथ बढ़ता हूँ एक और सवाल की तरफ। वैसे तो आपने नीट के बारे में कहा है, लेकिन ये पूछ रहे कि नीट एग्जाम हेल्ड ऑन 26/7/2020, तो अभी क्या अपडेट है उसके बारे में? भी कोई आने वाला है अपडेट नीट अभी एग्जामिनेशन? आप मान के चलें, या अभी ये मान के चलें कि 26 जुलाई ही है, और जो जेई मेंस की 18 से 23 जुलाई है वो वैसी डेट है। जैसे ही कोई इस तरह की नोटिफिकेशन आएगी, इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग आपको अपडेट करेंगे। आप अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार रखें। कहा जाता है एक सैनिक को हमेशा बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसको वक्त का इंतजार नहीं करना है, अपने आप को वक्त के लिए तैयार करना है। आप अपने आप को तैयार, या आप अपने आप को तैयार रखिए। ये मान के चलें कि एग्जाम 26 जुलाई में ही होगा। अगर एग्जाम की डेट बढ़ती भी है तो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, बचे हुए टाइम में और आप रिवाइज करेंगे। 26 जुलाई ही आप मान के चलें, चेंज आएगा इंशाल्लाह, यहाँ से हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके। सर, एक और सवाल आया है। ये सवाल जो है राजस्थान से है। कह रहे मैंने 12th पास किया है और अब ये गुजरात से नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो आपकी क्या राय है, कैसे कर सकते हैं ये नर्सिंग कोर्स गुजरात से, बीएससी नर्सिंग कोर्स? कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो वहाँ पे कॉलेजेस है वहाँ पे आप अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद आप वहाँ एडमिशन आप कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि नीट वगैरह के बारे में जो आपने सुना होगा कि 85% सीट्स जो है, या जेई मेंस के एनआईटी जिस स्टेट में होते हैं उसके डोमिसाइल के लिए 85% सीट्स रिजर्व होती हैं।
पर बीएससी नर्सिंग में इस तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। गुजरात की कोई भी किसी भी अच्छे कॉलेज से आप कोशिश कीजिएगा गवर्नमेंट की, आप वहां से करें, और मुझे नहीं लगता है कि किस तरह की कोई परेशानी आपको टेक्निकली आएगी। तो एडमिशन आसानी से मिल सकता है बीएससी नर्सिंग में? नो प्रॉब्लम एट ऑल, आराम से। मार्क्स बेस पे भी कुछ कॉलेजेस में होता है और कुछ कॉलेज में एडमिशन एंट्रेंस के बेस पे होता है, तो ये ओके। देख लें और इसको ट्राई करें। अब मुझे ऐसा लगता है इनको थोड़ा नेट पे सर्च करना चाहिए कि गुजरात में ये कौन से श्योर। कॉलेज से करना चाहते हैं, तो शायद सर आप और हाँ, अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। जनरली क्या होता है साजिद साहब कि कुछ कॉलेज को अगर आप माइनस करते हैं तो मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का कोर्स आपको मिलता है। ओके। मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज, जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होंगे उसमें ज्यादातर कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग के कोर्स आपको मिलेंगे। तो गुजरात में अगर आप जाएंगे तो कम से कम मैं समझता हूँ 15-20 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होंगे, तो कहीं ना कहीं आप अप्लाई करें। अहमदाबाद है, बड़ौदा है, उसी तरह से आपका सूरत है, जितने बड़े सिटीज हैं जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ वहाँ बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज हैं। इसके अलावा कुछ और भी इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप बीएससी नर्सिंग, जैसे मैंने मणिपाल का कल जिक्र किया था, जी। बीआईटी वेलोर, हाँ सीएमसी वेलोर का जिक्र किया था, वहां से भी आप कर सकते हैं। ये सब कोर्सेज आप बेस्ट कॉलेज हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज आप ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको प्रैक्टिकल की सहूलत भी ज्यादा मिलेगी और एज वेल एज वहां की फी भी बहुत कम होगी। ओके सर, अगला सवाल तेलंगाना से है। ये कह रही हैं कि इन्हें नहीं लगता कि शायद इस बार जो इम्प्रूवमेंट के एग्जाम होते हैं वो होंगे या नहीं होंगे। आपकी क्या राय है कि और जो सब्जेक्ट में अगर इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जाम देना हो तो इसके लिए क्या प्रोसीजर आएगा? इतना दिल छोटा नहीं करना है। कोविड का मसला है, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं होगा और हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे इस पे, साइंस इस पे जीतेगी जरूर। ये फर्स्ट ईयर में है और सर? जी हाँ, इंशाल्लाह। और बहुत सारे रिसर्च भी हो रहे हैं और इंशाल्लाह वैक्सीन आ भी जाएंगे और इंसान अपने आप को, और यही तो इंसान की खूबी है कि अपने आप को टफ कंडीशन में बाहर निकाल के ले ही आता है। तो इम्प्रूवमेंट के जैसे मैंने जिक्र किया प्रोग्राम के शुरू में कि जो अभी 12th सीबीएसई और 10th आईसीएसई एंड आईएससी का जो रिजल्ट जो दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है बच्चों को, इन बच्चों को आगे चल के इम्प्रूवमेंट का मौका दिया जाएगा। बस उसमें ये बताया गया है कि जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी चीजें वैसे ही चलेगी जैसे पहले चल रही थी। तो आने वाले टाइम में जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी आपको इम्प्रूवमेंट का जरूर मौका मिलेगा। परेशान मत होइए, आने वाला दिन बहुत अच्छा दिन आने वाला है। ओके। सर बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। इससे पहले भी इन्होंने सवाल किया था। अब इनका ये सवाल है कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसे जो है हमारा जो सिलेबस होता है 6 to 12th स्टैंडर्ड तक, उससे कैसे कंपेयर करें? क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक है वो हर एक लाइन तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कैसे स्टडी करें, कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है, कैसे वो 6 to 12 जो स्टैंडर्ड की बुक है उसको कैसे वो कंपेयर करें? देखिए 10th तक की तो आपको बुक पढ़नी ही पड़ेगी, 6 to 10 तो आपको हर सब्जेक्ट का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन तो वहीं से आपको मिलेगी। अब 11th-12th की जहां तक बात होती है सारी साहब, अगर ऑप्शनल आगे चल के हिस्ट्री लेना है तो ऑब्वियसली मैं हिस्ट्री की बुक लूंगा। और सबसे बेहतर चीज क्या होती है, इसको हम लोग बहुत सारे बच्चों को बताते भी हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन पे जब आप देने जाएं तो दो काम करें। तो सबसे पहले आप देखें कि उस एग्जामिनेशन का सिलेबस, जो सब्जेक्ट आप ऑप्ट करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है और क्या क्या टॉपिक उसमें आने वाले हैं। पहली बात तो ये। तो मतलब दोनों, और दूसरी बात ये, और जो हमारे एग्जाम के जो क्लास के 6 to 12 स्टैंडर्ड की जो बुक्स है उसको कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अभी फिलहाल? 6 to 10 तक की तो सारी किताबें आपको पढ़ना है, वो तो बहुत बेसिक है, वो कोई भी वो तो रहेंगी ही, कोई भी बोर्ड हो। हाँ जी। मुझे तो लगता है कि एनसीईआरटी 6 to 10 अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज देना है तो आपको हर सब्जेक्ट का पढ़ना ही पड़ेगा। ओके। क्योंकि साइंस भी आपके जीएस में कहीं ना कहीं रहेगी। 10th तक की मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे ही, हिस्ट्री सिविक्स के सारे क्वेश्चन आपके आएंगे ही, जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन होगा इंग्लिश का वो तो रहेगा ही। आगे चलना है आपको। अब 11th-12th का, सपोज अगर मैंने हिस्ट्री ऑप्ट करना है एज ऑप्शनल, तो मैं 11th-12th की हिस्ट्री की बुक अगर मैं लूंगा तो यहाँ पर जो मैंने बात रखी है वो ये रखी है कि सबसे पहले मुझे देखना होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री चूज कर रहा हूँ, हिस्ट्री का सिलेबस है क्या, इनमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, और साथ साथ 5 प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं डाउनलोड करके देख लूं कि क्वेश्चन में
किस टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे बड़ा एक अच्छा आइडिया डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनकी एज 3 ईयर प्लस ही होती है, तो इतनी मैच्योरिटी लेवल होती है कि वो देख के अंदाजा कर लेते हैं कि किस टॉपिक में ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो एक बार ऑप्शनल सब्जेक्ट का आप जरूर सिलेबस देखें कि मेंस का सिलेबस क्या है, और उस सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर के पेपर्स को जरूर देखें। ओके, तो तैयारी यही करना है। एक सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था, तो तकरीबन वो जवाब आपने दे ही दिया है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें और कहाँ से करें। जी हाँ, हमेशा। यहाँ पर एक बात मैं आपके जरिए कहना चाहूंगा कि अगर किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस एग्जामिनेशन में 6, 7, 8, 9, 10 के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, एकदम पूछे जाएंगे। अप टू ग्रेजुएशन लेवल उस सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आपसे पूछा जा सकता है। ओके जी, बिस्मिल्लाह। सर, अगला सवाल है कि इन्होंने 12th पास कर लिया है आर्ट स्ट्रीम से और अभी इन्हें क्या करना चाहिए? 12th करने के बाद ऑप्शन है, या तो आप ग्रेजुएशन करें, एक बेस्ट ऑप्शन यही हो सकता है, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद स्कोप ज्यादा आपके सामने आएगा। ग्रेजुएट हो जाएंगे तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज भी है, बैंक पीओ भी है, बीएड भी है, और भी सारे कोर्सेज, मीडिया जर्नलिज्म के बारे में जैसे आज डिस्कशन हुआ वो आ जाएगा, रेलवे की जॉब्स आ जाएंगे, बैंक के सारे जॉब्स आ जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स आ जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जॉब्स आ जाएंगे। बेहतर ये है कि आप पहले ग्रेजुएशन करने की कोशिश करें। ओके सर, अगला सवाल जो है प्रयागराज से है। ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर के कोर्स जो आपने बताए, तो उसमें से 2 बेस्ट कोर्स बताइए जिससे उन्हें जॉब भी मिल जाए आसानी से। कंप्यूटर के कोर्सेज भाई आजकल तो ये है कि बीसीए कर लें पहले, आप बीसीए करने के बाद एमसीए करें, ज्यादा बेस्ट होगा। अदरवाइज बहुत सारे शॉर्ट ड्यूरेशन के 6 महीने 9 महीने के बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, हार्डवेयर के भी कोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर के भी कोर्सेज आते हैं, दोनों प्रोग्रामिंग के भी, आप सॉफ्टवेयर के साइड से प्रोग्रामिंग के भी कोर्सेज अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, टैली है, ऑफिस के कोर्सेज, एमएस ऑफिस भी है, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज भी हैं, 6 महीने 9 महीने के हैं, और हार्डवेयर के भी कोर्सेज होते हैं। तो फिर यहाँ पर आपका इंटरेस्ट, आपको सॉफ्टवेयर के साइड जाना है या हार्डवेयर के साइड जाना है। लेकिन एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि जिंदगी में हमेशा जो कुछ कीजिए, ध्यान रखिए कि पूरी जिंदगी आपको उसी के सहारे आगे बढ़ना है। जी, बेस्ट कोर्स कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपके पास ऑप्शन बेस्ट निकल पाए। मेरे साइड से बीसीए प्लस एमसीए आपको ट्राई करना चाहिए। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहबर का सवाल था। सर, इससे पहले भी एक सवाल आया था नागपुर से, जो उन्होंने फिजियोथेरेपी के बारे में पूछा था, मास्टर इन फिजियोथेरेपी। अब वो कह रही है कि अगर गल्फ कंट्रीज में मैं जॉब करने के लिए जाऊं तो इसका क्या स्कोप है वहां पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम की यही सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ के कोर्सेज और कंट्री के कोर्सेज से काफी सस्ते हैं। जैसे यहाँ का मेडिकल कोर्स, अगर आप यूरोप और अमेरिका के मेडिकल कोर्सेज से एमबीबीएस की फीस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ की फीस, इंजीनियरिंग की फीस काफी कम होती है। एंड सबसे अच्छी बात है, दूसरी सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ के कोर्सेज, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से कोई कोर्स किया, हो मेडिकल का हो, पैरामेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, लॉ का हो, कंप्यूटर के सारे कोर्सेज हो, किसी भी तरह का कोर्स किसी गवर्नमेंट कॉलेज से आप करके जाते हैं तो हर कंट्री में उसकी एक्सेप्टेंस है। कोई परेशानी नहीं आएगी, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से आप करें, आपको हर कंट्री की कंपनीज आपको वेलकम करेगी। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद युसरा का फीडबैक आया है कामयाबी के रास्ते चैनल में, उनके कई और प्रोग्राम इन्हें बहुत पसंद है। युसरा, जैसा आपने पूछा है कि फ्री लिटरेचर बुक के लिए आपको चाहिए विन से, तो आप चैनल विन से ले सकती हैं। आपको ईमेल करना पड़ेगा और वहां से आप कोऑर्डिनेट करें, आपको इंशाल्लाह वहां से जवाब दिया जाएगा। सर, इन्होंने आपका भी शुक्रिया अदा किया है। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। इन्होंने सैयद मुशाहिद हैं, ये कह रहे हैं बेस्ट कॉलेजेस ऑप्शंस फॉर बीएससी एमएलटी इन इंडिया। मुशाहिद साहब, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें अगर आप वहाँ पे आप एमएलटीज के कोर्स अगर आपको मिल जाते हैं वो आप ले लें। दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कुछ कॉलेजेस में एमएलटी के कोर्स होते हैं, वो ले सकते हैं आप। वोकेशनल कोर्सेज जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस से होते हैं उनमें भी एमएलटीज के कोर्स होते हैं। किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से आप करें, बेस्ट ऑप्शन आपके पास होगा। जितने सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे मैंने आगे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था नर्सिंग के बारे में, वैसे एमएलटीज के कोर्सेज भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आप ट्राई करें। ओके सर, अगला सवाल जो है फरहान खान का है। ये कह रहे हैं कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ, बीए सेकेंड ईयर कर रहा हूँ और यूपीएससी की मुझे तैयारी करना है, तो कौन सी इंस्टीट्यूट बेस्ट है
जहां से ये कोचिंग क्लास कर सकते हैं? फरहान, लोकेशन आपने मेंशन नहीं किया है। दिल्ली में अगर आप हो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इस तरह के हैं। वाजीराम रवि भी है, कौटिल्य भी है, भेद आईएएस भी है। बेस्ट तो इस कौन तरह सी के है, बेस्ट कौन सी है सर? ये तीनों तीनों जो मैंने बताया, तीनों अपने आप में तीनों के रिजल्ट अगर बहुत दिल्ली अच्छे में हैं। है तो? जी। और इसके अलावा बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो है, वहाँ पे माइनॉरिटीज के लिए जो टेस्ट होता है, और टेस्ट लेने के बाद वो रिक्रूट बच्चों को वहाँ से चूज करके और लॉजिंग एंड फूडिंग एंड कोचिंग की फैसिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, वो आप देख सकते हैं। मुंबई में हज हाउस में भी एक इस तरह का प्रोग्राम चलता है, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। ये भी इंस्टीट्यूट काफी अच्छा है और यहाँ से भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। जामिया मिलिया का जो प्रोग्राम है, आप उसमें जाने की कोशिश करें। अगर वहाँ एडमिशन आपको टेस्ट के थ्रू मिल जाता है तो बेस्ट होगा। और हज हाउस जो मैंने महाराष्ट्र मुंबई में बताया, अगर यहाँ मिल जाता है आपको इंटरेस्ट के थ्रू, तो ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ के भी रिजल्ट अच्छे आते हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे कमर्शियल बेस पे, जैसे मैंने बताया, पेड फीस के एतबार से, तो कौटिल्य आपके पास है, चाणक्य एकेडमी है, वाजीराम रवि है एंड भेद आईएएस है। इन चारों में से किसी से भी अगर आप चाहें तो कोर्स कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है सैयद का है। ये कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई हैव कंप्लीटेड माय 12th इन मेडिकल, नाउ आई वांट टू नो द बेस्ट करियर ऑप्शन एंड सर प्लीज टेल मी द बेस्ट कॉलेजेस फॉर बीएससी एमएलटी। बीएससी एमएलटी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि बेस्ट कॉलेज ये, जैसे सीएमसी वेलोर आप ले सकते हैं, मणिपाल आप ले सकते हैं, जितने सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आप ले सकते हैं, वहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। और जो बी वॉक के गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां से भी आप एमएलटीज का कोर्स कर सकते हैं। ये सारे अपने आप में बेस्ट हैं। और आज के हालात में आप देखेंगे कि पैरामेडिकल कोर्स किए हुए जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह बहुत सारी डिमांड रहेगी। तो किसी अच्छे सरकारी यानी गवर्नमेंट कॉलेज से आप इस कोर्स को करने की कोशिश करें। ओके सर, अगला सवाल चांद सैफी आपने जो भेजा था, जैसा आपने सवाल किया है कि बीएड इसका फॉर्म कब निकलता है, दोनों की फीस क्या होती है, तो कहाँ के फॉर्म की बात आप कर रहे हैं, किस जगह की फीस की मालूमात आपको चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप इंशाल्लाह अगले एपिसोड में सवाल लिखिए तो हम जरूर आपको जवाब देंगे। जी सर, हाँ, क्योंकि सवाल पूरा क्योंकि कंप्लीट नहीं है। जी, क्योंकि हम भी अगर कॉलेज बताना चाहेंगे तो आपके घर के आसपास ही बताना चाहेंगे, क्योंकि आज के हालात में बहुत दूर मूव करना भी एडवाइजेबल नहीं है। तो अगले अगले हफ्ते आप एक बार जरूर लिखें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह आपके घर के आसपास या जिस स्टेट में आप होंगे वहाँ की कोई बेहतरीन कॉलेज और उसकी नोटिफिकेशन और उसकी फीस भी इंशाल्लाह हम यहाँ से आपको जरूर इन्फॉर्म उसके बारे में करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और बच्चों के जरिए पूछे जाने वाले सवालों का जवाब भी दिया और कई और इन्फॉर्मेशन आपने बताई। बहुत ज़रूरी थी जो शेयर करना बच्चों के साथ, क्योंकि ऐसा वक्त है जहां पर लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, हर हफ्ते जुड़ते हैं आप हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी उसको शेयर करने का यहाँ से मौका फराहम कराया। और बच्चे आप रिलैक्स रहें, पेरेंट्स से भी मैं कह रहा हूँ कि आप रिलैक्स रहें। और 10th सीबीएसई का एग्जामिनेशन स्क्रैप कर दिया गया है। 12th सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन जो बचा हुआ पेपर है वो नहीं होगा, रिजल्ट इंप्रूवमेंट के साथ आपका आ जाएगा, इंटरनल मार्किंग के साथ। एंड सेम 10th आईसीएसई एंड 12th आईएससी के लिए होगा। 12th एंड 10th आईएससी के लिए आगे इंप्रूवमेंट का स्कोप रहेगा। 10th सीबीएसई के लिए इंप्रूवमेंट नहीं होगा, 12th सीबीएसई के लिए इंप्रूवमेंट हो सकता है। जो बच्चे लगता हो कि वो टॉप कर सकते हैं, उनके 99 आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं, किसी वजह से इंटरनल मार्किंग की वजह से उनके नहीं आए, तो आगे उनको बोर्ड जरूर ये फैसिलिटी देगी कि वो अपनी लियाकत के लिहाज से मार्क्स पा सकें। एकदम कूल रहना है, परेशान नहीं होना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, हाइजीन को मेंटेन करना है, टाइम से सोना है, खाने पे खास ध्यान रखना है और विटामिन लेना है और अपने आसपास सफाई रखनी है और अपने आप को मजबूत रखना है। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ, परेशानी से हम गुजर जरूर रहे हैं, लेकिन आने वाले अच्छा दिन हमारे लिए ही आने वाला है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप कामयाबी के राह पर चल चुके हैं और इस राह पे अगर कोई मुश्किल होती है, कहीं पे कुछ आपको पूछना है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो हम आपके साथ हैं।
आप अपने सवालात हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9930474147। साथ ही साथ ईमेल के जरिए भी आप अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है binislam@gmail.com। हमारा ईमेल एड्रेस है binislam@gmail.com। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम से मुलाकात होगी। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।